जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ग्राउंड जीरो डिफेंस एकेडमी। बच्चों, हमने एनडीए 1 2025 और सीडीएस 1 2025 के लिए जो फ्री बैचेस स्टार्ट किए हैं फ्रॉम दी ग्राउंड जीरो टीम, तो हमने उसमें जो पॉलिटी में मैटर आगे तक बढ़ा दिया है। आज उसी मैटर पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, ग्राउंड जीरो की टीम जो आपके लिए इंग्लिश, मैथ्स, जीएस की क्लासेस वो भी फ्री बैचेस लेकर आई है, जिसमें कोई फ्रेशर हो या कोई पहले भी पढ़ चुका हो उसके लिए बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो उसी क्रम में हमारी जो ये क्लास चल रही है, आज की क्लास जो पॉलिटी सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उसमें हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की। मैंने ऑलरेडी आपको जितना मैटर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बेसिक से लेकर प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा तक करवाया है, तो अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं पहले आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने मैंने प्रेसिडेंट पार्ट 1 का मतलब क्या है पहले बता दूं। प्रेसिडेंट के मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं और मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। देयर आर नियरली अबाउट 90 और 100 क्वेश्चंस, तो मैंने क्या करा है उसको पार्ट 1 पार्ट 2 जितने क्वेश्चंस आज सॉल्व हो जाएंगे, बाकी के हम करेंगे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको मैं यहां क्लियर करता हूं। देखो आपके सामने These are the list of the president of India from 1950 to 2022। ठीक है, ये 2022 तक की है। ओके, क्योंकि फिर उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट जो हमारी बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, तो यहाँ मैंने लिखा है 2022। नाउ जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये लिस्ट है जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 1950 से 62। ठीक है, हालांकि इलेक्शन 52 में हुए थे। फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी जी, देन अगेन वी गिरी जी, और उसके बाद फिर नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह एंड सोन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप नेक्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी मेंशन किया है। दिस इज द लिस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट और विद देयर टाइम पीरियड यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। अच्छा, ये लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी मैंने यहाँ मेंशन करी है। आप प्रधानमंत्री की एक लिस्ट यहाँ देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, देन एंड सो ऑन, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी, राजीव गांधी जी एंड सो ऑन। तो दिस इज ये यहाँ से होते हुए देन यू विल सी कि वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच डी देवगौड़ा जी एंड टिल नरेंद्र मोदी जी, है ना। 2014 में बने हैं, अभी तक प्रेजेंट में यही चल रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन इज When can a president use his discretion in appointing the prime minister? तो आप अगर देखें, देखो मैंने क्लास में बताया भी था कि राष्ट्रपति जो है, वैसे तो प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया है कि प्रेसिडेंट जो है इट विल वर्क ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 42nd। बट आप इस पे ध्यान दीजिए कि राष्ट्रपति के सामने अगर ये ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिली हो, तो ऐसे में प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है बेटा डिस्क्रिशन का मतलब अपनी विल, अपनी मर्जी से अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिलने पर अगर वो प्रधानमंत्री बनाना चाहे, तो वो कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन में कर सकता है। तो आपको यहां पर डेल्टा ऑप्शन देखना है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिली हो लोकसभा में, तब प्रधानमंत्री अपॉइंट करने के लिए प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर हुआ? तो आंसर हमारा हुआ डेल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है प्रेसिडेंट गिव्स इट्स रेजिग्नेशन टू। तो ये हमें पता है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक वाज। अब देखो सेकंड प्रेसिडेंट की बात कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड प्रेसिडेंट एज अ पर्सन वाज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे एज अ पर्सन, ध्यान रखना एज अ पर्सन। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो उपराष्ट्रपति जो ऑफिस होल्ड करते हैं फॉर द टर्म ऑफ 5 years। अब यहाँ पे कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 64 में दिया गया है, ठीक है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जब ये वर्ड आ गया तो बच्चों को लगता है कि राज्यसभा के मेंबर का टर्म 6 इयर्स का होगा, तो राज्यसभा के चेयरमैन का टर्म भी 6 इयर्स होगा, और क्योंकि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट हो तो शायद उसका भी टर्म 6 इयर्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 इयर्स ही है। वाइस प्रेसिडेंट जो है ये चेयरमैन का काम करते हैं राज्यसभा के, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका टर्म भी 6 इयर्स का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 साल के बाद जो नए उपराष्ट्रपति आएंगे तो वो जो है राज्यसभा के चेयरमैन के पद को संभालेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ध्यान देना, यहां मैं आपको बता दूं, पहला तो आपको स्पीकर पर ध्यान देना है। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है इट इज इलेक्टेड। स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इनका एक प्रॉपर इलेक्शन होता है। तो जो लोकसभा के स्पीकर है जब ये इलेक्ट होते हैं तो ये राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर नहीं होगा, और लोकसभा के स्पीकर अपने ऑफिस में तब तक बने रहते हैं जब तक कि अगला सक्सेसर ना आ जाए, टिल द नेक्स्ट सक्सेसर, है ना, अगला उत्तराधिकारी, भले ही विधानसभा बीच में भंग हो जाए। ये आपको मैंने क्लास में बताया था। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। तो आप ध्यान देना बेटा, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, इट इज अपॉइंटेड। प्राइम मिनिस्टर को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है, ओके। अब क्योंकि प्रधानमंत्री अपॉइंट होता है, कैसे? तो ये भी मैंने क्लास में आपको क्लियर करा था, आप याद करो। आई टोल्ड यू कि जो प्रधानमंत्री होते हैं उसका, प्रधानमंत्री का जो फेस है वो किसके द्वारा दिया जाता है? पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रधानमंत्री का फेस दिया जाता है, और फिर प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री, पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का नहीं होता, वो अपने ऑफिस में तब तक रहेंगे टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऐसा क्यों? अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो प्रधानमंत्री का चेहरा बदल सकती है, किसी और को चेंज कर सकती है, जैसे उत्तराखंड राज्य में हुआ था। उत्तराखंड में क्या हुआ, बीच में जैसे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है सीएम थे, उनको हटा करके तीरथ सिंह रावत जी को सीएम बनाया गया, और बाद में फिर पुष्कर सिंह धामी जी को सीएम बनाया गया, है ना। तो क्योंकि फेस पॉलिटिकल पार्टी देती है तो प्रधानमंत्री बीच में चेंज हो सकते हैं, राष्ट्रपति उन्हें चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री की जो टीम होती है जिन्हें आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी टर्म राष्ट्रपति के प्लेजर पर निर्भर करता है, ओके। अच्छा, अभी एक चीज और, यहां पर एक क्वेश्चन में एक एरर क्या है वो समझा देता हूं। वैसे तो आंसर इसका ब्रावो ठीक है, बट यहां गवर्नर पर भी ध्यान दो, गवर्नर पर भी ध्यान देना। गवर्नर का जो टर्म है, तो गवर्नर के टर्म के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 5 इयर्स। क्या लिखा है? टर्म 5 इयर्स। बट गवर्नर जो है इट वर्क्स, प्रैक्टिकली देखें अगर तो इट वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। मैंने क्या बोला? आंसर तो उसका प्राइम मिनिस्टर है, बट गवर्नर का जो पोस्ट है, जो टर्म है, इट वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। वो भी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म दिया गया 5 साल। गवर्नर आर्टिकल 156 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है कि गवर्नर अपने पोस्ट पे 5 साल तक रहता है। इसका मतलब ये, बट इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर को 5 साल से पहले नहीं हटा सकते और बाद तक उसको कंटिन्यू नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको अलग से एक मैटर, अलग से कंसेप्ट बताया है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द इमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो यहाँ पर राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को लेकर के कुछ बताया गया और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। नॉट ट्रू, ध्यान रखना, वर्ड इसमें क्या है? नॉट। तो अब इसके डेल्टा ऑप्शन में देखो, क्या सैलरी वगैरह, वेतन वगैरह, ये सब कोई इमरजेंसी है? क्या वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से चार्ज की जाएगी? नो, ये जाएगी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। कहां से जाएगी? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से। तो हमारे पास यही डेल्टा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड। अब हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में हमने पढ़ा था, इलेक्शन के मेथड का नाम क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब महान्यायवादी को लेकर के इसमें से आपको गलत बताना है, ध्यान रखना है। गलत पहले तो ये पढ़ा करो अच्छे से कि वो पूछ क्या रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट। तो अब आप इसके ऑप्शन में आ जाओ, देखो चार्ली ऑप्शन में क्या लिखा है।
हाई कोर्ट के जज को जब अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट करता है एक कोलिजन सिस्टम के द्वारा। ध्यान रखना, मैंने भी आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ाया, पर आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और उस अपॉइंटमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कंसेंट नेसेसरी नहीं है। तो यही देखो, हिज कंसेंट इज नेसेसरी, गलत, उनके फाइनलाइजेशन में एजीआई का कोई रोल नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन नहीं आएगा? तो हमने पढ़ा था एमपीएन एमएलए, एमपीएन एमएलए। तो देखो राज्यसभा लोकसभा यानी कि एमपी हो गया और एलए आ गया, केवल ये बचा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ऐसा कौन सा पोस्ट है जो राष्ट्रपति नहीं करते? देखो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये अपॉइंट नहीं होता, ये इलेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो आपको इसमें गलत बताना है जो इनमें से गलत है। अब इसके ब्रावो ऑप्शन पे आना। जो आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो चीफ हैं, द 3 चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि इनके आर्म्ड फोर्सेस के जो चीफ हैं, क्या ये प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है? नो, वो डिफेंस मिनिस्टर के कंट्रोल में होंगे रादर देन प्रेसिडेंट। इसका मतलब देखो मैं इनफॉर्मल वे में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक राष्ट्रपति को बता के हुई, या बालाकोट स्ट्राइक राष्ट्रपति को बता के हुई, या मिलिट्री ऑपरेशन या आर्म फोर्सेस के ऑपरेशन राष्ट्रपति जी को बता के होते हैं। नो, हम भले ही ये पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति जो है इनकी मिलिट्री पावर में आता है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 आर्म फोर्सेस, बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि ये डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे प्रेसिडेंट के। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following power is not enjoyed by the president of India? देखो आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी है, पहली चीज तो ध्यान रखें। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, हम फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकते हैं, इसके अलावा लोकसभा का टर्म हम 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, आपको याद हो। अब जरा यहां पर देखना, डेल्टा ऑप्शन में क्या कह रहा है, वह राज्यसभा को डिसॉल्व कर सकता है और लोकसभा को भी। यही गलत हो गया, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस होता है, राज्यसभा पहली बात तो डिसॉल्व ही नहीं होता, दूसरा नेशनल इमरजेंसी में भी लोकसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा डिसॉल्व तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने पूछा यही था, नॉट इंजॉयड, तो आंसर हमारा डेल्टा। आप ऑप्शन ऐसा देखा करो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और आपसे पूछा जाए कि इन 4 में से एक गलत ढूंढना है, तो आप सबसे पहले वो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, कंफर्म गलत हो। मानो किसी आपको स्टेटमेंट में डाउट भी हो रहा है, तो आप ऐसी स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लिया करो, देखा करो, एक स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसमें आपको कंफर्म लग जाएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगी, यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये तो कंफर्म गलत होना ही होना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulations fixing the number of members in the UPSC? यानी कि यूपीएससी में कौन फिक्स करेगा? तो यूपीएससी मैंने आपको बताया था एक चेयरमैन होता है और देर आर सर्टेन अदर मेंबर्स, कुछ अदर मेंबर्स होते हैं और इन मेंबर्स की संख्या फिक्स नहीं है, तो वो फिक्स कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर? तो राष्ट्रपति की गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में बोल रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको क्लियर करा था कि पीएम और पीएम की टीम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको किसके कहने पर? एडवाइस किसकी लेंगे? तो अगेन पीएम की एडवाइस लेते हैं। तो यहीं पर आप गवर्नर के बारे में भी सोच सकते हो। जो गवर्नर होता है, गवर्नर क्या करते हैं? ये सीएम और सीएम की टीम को अपॉइंट करते हैं। तो जब गवर्नर सीएम की टीम माने मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब गवर्नर सीएम की टीम को अपॉइंट करेंगे तो सीएम के कहने पे करेंगे। तो ये तो यहां पर तो गवर्नर की अपनी कोई डिस्क्रिशनरी पावर, विल पावर, अपनी मर्जी नहीं चलेगी। तो पहला तो गलत ही हो गया, और अगर पहला गलत हो गया तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है 2, 3 और 4। ये हंग असेंबली क्या है? हंग असेंबली मैंने आपको बताया ना, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले, हंग असेंबली
फिर ये पता ही है राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर बिल रख सकता है और वीटो पावर्स ओवर द बिल्स। ओके, अच्छा ये तुम्हारा हो गया आंसर, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के इलेक्शन में को लेकर के आपको इसमें बताना है कौन सा सही है ना, कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखते हैं, राष्ट्रपति के नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजर 50 सेकेंडर चाहिए, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी के लिए 15,000 रुपए, राष्ट्रपति जब नॉमिनेशन के लिए जाएगा तो 15,000 रुपए का सिक्योरिटी मनी जमा कराना पड़ता है, ये भी हमने पढ़ा था। दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा हमारा चार्ली। ये तो खैर आपका डायरेक्ट ही आ गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। अब देखो राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है कि वह पिछड़े जो वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए एक कमीशन का निर्माण करे, एक आयोग बनाए, और ये उसके आर्टिकल 340 में है। आंसर इसमें क्या मार्क करेंगे आप बेटा, 340, ध्यान रखना, आर्टिकल 340। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो अभी मैंने क्या बताया, आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी ऑपरेशन हैं वो किसके कंट्रोल में होंगे, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या चीफ ऑफ आर्मी नेवी एयरफोर्स स्टाफ, या प्रेसिडेंट, या कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। अब चारों बड़े ही दुविधा में डाल रहे हैं, पर मैं आपको बता दूं आंसर हमारा अल्फा है। आंसर आप क्या मार्क करेंगे, अल्फा। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये करती है व्हाट, कंट्रोल ऑल दी मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ ऑल 3 आर्म्ड फोर्सेस। जो भी आपके मैटर होते हैं वो कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आपका रक्षा मंत्रालय है वो ये सब चीजें देखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has power to form a new state within the Union of India? अब देखो प्रेसिडेंट, यहां आंसर आप मार्क करेंगे, बताता हूं क्यों। मैंने आपको बताया था जब भी कोई नया राज्य बनेगा, जैसे आर्टिकल 3 में उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, या किसी राज्य का नाम चेंज होना है, बाउंड्री चेंज होनी है, तो वो आर्टिकल 3 में करते हैं। पर उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, पहले तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए। क्या चाहिए, प्रायर परमिशन चाहिए, और राष्ट्रपति फिर उस राज्य से ओपिनियन मांगेगा। वहां से वो ओपिनियन जब आएगी तो वो फिर जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उनकी ओपिनियन माने, और फिर वो यूनियन कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में बिल आएगा, फिर वो पास होगा, तब जाकर के प्रोसेस हम आगे बढ़ा सकते हैं, दैट टू बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति ही एक नए राज्य के को बनाने में स्टार्टिंग में सबसे पहला रोल प्रेसिडेंट का आता है। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए, इट वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यही डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही देहांत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट। अच्छा, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अभी हमने पढ़ा 15,000 रुपए, बहुत ईजी है, ब्रावो आंसर हो जाएगा। अब यहां पे पूछा है कि क्या केवल राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर है, गवर्नर के पास नहीं है? गलत, पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। राष्ट्रपति के पास जुडिशियल पावर है, गवर्नर के पास भी जुडिशियल पावर है। ठीक है, अगला, वैसे तो गवर्नर राज्य का एक मुखिया है, संवैधानिक मुखिया, सामान्य स्थिति पे, बिल्कुल सही बात, लेकिन जैसे ही स्टेट इमरजेंसी लगती है तो वो सेंटर का एजेंट बन के काम करता है। तो मैंने आपको आर्टिकल 356 में मेंशन किया था, आर्टिकल 356 में, कि जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर वहां पे रूल करते हैं। कौन रूल करते हैं? गवर्नर। और आर्टिकल 356 की मैंने कुछ कंडीशंस भी बताई थी कि या तो वहां पर विधानसभा भंग हो जाए, भंग होने का कारण क्या है? मेजॉरिटी लॉस्ट, या फिर गवर्नर ऐसा ज्ञापन राष्ट्रपति को दे कि सिचुएशन हैज राइजन, कि केंद्र सरकार के बताए गए नियमों के अनुसार राज्य सरकार नहीं चल पा रही है, या संविधान में बताए गए प्रावधानों के मुताबिक राज्य सरकार नहीं चल पा रही है और यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो मैंने बोला गवर्नर। अगर आप देखो किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट देख लो, किसी भी राज्य को कौन संभालता है? आप कहोगे स्टेट गवर्नमेंट। तो जो गवर्नर है वो तो केवल नाम के लिए वो एक प्रशासनिक अधिकारी है ना, मुखिया है वो उस राज्य का। राज्य को राज्य सरकार चलाती है, गवर्नर नहीं चलाता। लेकिन अगर राज्य सरकार ही चली गई तब गवर्नर एक्टिव हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आंसर इज ब्रावो। राष्ट्रपति अगर बीच में ही उनका पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तरह काम करने के लिए उनका
पद संभालने के लिए आता है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। पर उनका मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है, तो मैंने आपको मेंशन किया था, अगर प्रेसिडेंट अपनी जगह नहीं है तो उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, वो नहीं है तो सीजीआई आ जाते हैं, वो भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आते हैं। लेकिन इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड 6 महीने क्यों है? बिकॉज अगर राष्ट्रपति का पद बीच में खाली हो जाता है तो 6 महीने के अंदर ही इलेक्शन कराने कंपलसरी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिगार्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गलत। क्या उपराष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि वो एमपी होना चाहिए, गलत। ही इज इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 और 3। वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, आर्टिकल 64 मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर करूं, अभी मेरी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें मैंने राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर के मैंने डिस्क्राइब किया था, और मैं कोशिश करता हूं एक लेमन भाषा में आपको बताने की। एंड आई वाज सरप्राइज, इनफैक्ट आई वाज हैप्पी आल्सो। वन ऑफ द टीचर हैज कमेंटेड, उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट उन्होंने डाला एंड ही पिन पॉइंट में कि सर यहाँ पे आपने गलत बताया। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन्हें, उन्होंने अच्छे से मेरी वीडियो को आप इतनी अटेंटिवली देख रहे हैं। मैं आपको बच्चों को क्लियर भी कर दूं बेटा कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है तो राष्ट्रपति के इलेक्शन को हमने पहली चीज क्या रखा है? इनडायरेक्ट रखा है। और इनडायरेक्ट रखने का मकसद क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन रखने का मकसद ये है कि क्योंकि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के इलेक्शन जब होते हैं, लोकसभा के चुनाव जब होते हैं, वो डायरेक्ट होते हैं। तो अगर पब्लिक के द्वारा चुन करके प्रधानमंत्री आ रहे हैं और अगर राष्ट्रपति जी भी पब्लिक के द्वारा चुनकर आएंगे तो दोनों के बीच में टसल हो जाएगा। एक कारण तो ये, दूसरा खर्चा भी बचाना जरूरी है ना। अच्छा, हम इस इनडायरेक्ट इलेक्शन में हम कोशिश हमने क्या करी, हमने यहां पर 2 बातों का ध्यान रखा। एक तो ये ध्यान रखा कि भाई जब राष्ट्रपति का चुनाव हो तो देश के हर नागरिक ये कह सके कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में हमारा भी थोड़ा योगदान था। अब किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जनता के द्वारा जो एमपी एमएलए निर्वाचित होते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल हो, यानी कि एमपी और एमएलए का रिप्रेजेंटेशन बराबर हो सके। और ये भी ध्यान रखते हैं कि सेंटर की और स्टेट की भागीदारी भी, दोनों के बीच में कंपेटिबिलिटी, एक पैरिटी बनी रहे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं और वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पर। तो देखो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हुआ, और फिर एक एमपी की वोट की वैल्यू निकालते हैं, वो डिपेंड करती है एमएलए की वोट की वैलिड वोट्स की वैल्यू के ऊपर। तो यहां पर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि नहीं दिया? इक्वल, ठीक है। अच्छा, अब यही कहलाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको मैंने एक तरीके से बताया था कि 4 जने अगर हैं तो 4 जनों को सबको वोट पड़ते हैं, एक एक एमपी और एक एक एमएलए जब वोट डालते हैं तो वोट तो एक ही होता है, ध्यान रखना, वोट एक ही मिलता है, वोट एक ही होता है, 4 वोट नहीं होते, वोट एक ही होगा, पर वो प्रेफरेंस डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रेफरेंस। इसको मैंने आपको लेमन भाषा में बताया था कि भैया ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो आज मैंने आपको यहां क्लियर किया है। तो डोंट टेक मी अदरवाइज कि सर आपने मेरे वर्ड, आप क्या कर रहे हैं, मेरे वर्ड्स को कैच कर रहे हैं। ओके, सो आप निश्चिंत रहें, जब क्लास में टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको पूरा डिटेल में बताता है, समझाता है कि बेटा देखो ऐसे ऐसे है। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास में हमारे पास टाइम लिमिटेड है एंड यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी कि आप मेरे से डाउट्स रेगुलर आप पूछ पा रहे हैं। ओके, सो देयर इज अ इशू विद दिस। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका 23 क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। यहां सिंपल पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत कहां हो सकती है? तो आंसर इज किसी भी हाउस में हो सकता है। अगर उपराष्ट्रपति होता तो राज्यसभा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है। द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट, यानी कि राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? तो वहां पर राष्ट्रपति शासन में स्टेट कौन रूल करेगा? स्टेट को मैंने अभी आपको बताया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, रूल्ड बाय गवर्नर। क्योंकि मान लो 2-3 जगह राष्ट्रपति शासन लग गया तो राष्ट्रपति कहां जाएगा? तो वहां के जो गवर्नर हैं उसको राष्ट्रपति जी बोल देंगे, तो राष्ट्रपति के बिहाफ पे गवर्नर वहां रूल करेगा। क्वेश्चन नंबर 26। प्रेसिडेंट जो है, देखो आपको मैं क्लियर कर दूं, लोकसभा में और राज्यसभा में
अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट। लोकसभा में नॉमिनेशन की कोई प्रावधान नहीं है, पर था पहले 2020 तक लोकसभा में 2 लोग नॉमिनेट हुआ करते थे बाय प्रेसिडेंट, हुआ करते थे 2020 से पहले तक। 2020 में व्यवस्था खत्म की गई है ना। अब ये 2 लोग कौन हुआ करते थे, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोग हुआ करते थे। एंग्लो इंडियन कौन, जिनके जो फोरफादर्स या बैकग्राउंड कहाँ का है, यूरोप का है। ठीक है, चलिए, यूरोपियंस केम टू इंडिया, दे सेटल इन इंडिया, दे केम फॉर ट्रेड, यहां पर ट्रेड करते करते यहां सेटल हुए, इजंट इट। तो एंग्लो इंडियन मींस यूरोपियंस। प्रेसिडेंट हैज द पावर टू अपॉइंट ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब देखो यहां ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है एसपीएससी, तो मैंने आपको आर्टिकल 315 में कराया था यूपीएससी और एसपीएससी। अच्छा, मतलब मुझे कराना है, अभी मैंने इस क्लास में नहीं कराया, सॉरी। तो आर्टिकल 315 में एक यूपीएससी के बारे में आता है और एक एसपीएससी के बारे में आता है। तो यूपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एसपीएससी के मेंबर को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो यहां क्या लिखा है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को क्या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो, राष्ट्रपति पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन को हर जनरल इलेक्शन के बाद एड्रेस करते हैं, एक स्पीच देते हैं, और एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। ये सही लग रहा है। अब बाकी भी देख लेते हैं। ये पार्लियामेंट के पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और आखिरी सेशन की, ये गलत हो गया, आखिरी सेशन की शुरुआत नहीं, जिसको भी मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूं अलग से, इधर ध्यान देना। हमारे बेटा 3 सेशन होते हैं साल में संसद के। तो जो पहला सेशन होता है यानी कि बजट सेशन, इसकी शुरुआत प्रेसिडेंट की स्पीच के द्वारा की जाती है। तो हर साल का पहला सेशन राष्ट्रपति की स्पीच से शुरू होगा। और मैंने आपको बताया था, जब भी नई लोकसभा आती है, नई लोकसभा का जो पहला सेशन होगा, तो तब भी राष्ट्रपति जी अपनी एक स्पीच देंगे। तो यहां वही पूछा है, तो आंसर हमारा है अल्फा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा बेटा, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और, उसके बाद हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। देखो अब ये आ गया, राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान देना, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने क्या बताया, एक एक एमपी, हर एमपी और एमएलए का वोट सिंगल ही होता है। क्या होता है, सिंगल ही होता है। भले ही वो प्रेफरेंस वोट डाले, वो प्रेफरेंस वोट डालता है ना, वोट सिंगल ही होता है, प्रेफरेंस डालता है। एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। हमने कोशिश करी है कि एमपी और एमएलए को बराबर मौका दिया जाए, हर व्यक्ति की भागीदारी इसमें हो, ऐसा वो महसूस करे, ऐसा हमने इसलिए किया है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मैंने बताया था, वोट तो सिंगल ही है, सिंगल वोट है, पर वो ट्रांसफरेबल क्यों है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इलेक्टोरल कोटा पार नहीं कर पाया, तो हम सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति के वोट को बाकियों में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उसका वोट ट्रांसफरेबल है। किसको जाएगा ये नहीं पता, पर वो ट्रांसफरेबल है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, चार्ली। चलिए लास्ट क्वेश्चन है क्लास का आज का, बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम करता है, तो उसको सैलरी, वेतन, भत्ते भी राष्ट्रपति के मिलेंगे। बिल्कुल सही बात। अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो पूरे कैबिनेट का इस्तीफा माना जाता है। ये हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमने पढ़ा है। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हमने देखा था कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो इसका मतलब है पूरे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना मतलब प्रधानमंत्री फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा देंगे, और प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने का मतलब है पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का इस्तेमाल करता है। देखो ना, सम्मन, प्रोरोग, डिसॉल्व, आर्टिकल 85 में हमने पढ़ा था। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अविश्वास पत्र अगर एक मंत्री के वजह से आया तो वो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ समझा जाता है। मैंने आपको ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब अविश्वास पत्र आता है तो वो किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं समझा जाता, वो पूरी टीम के खिलाफ समझा जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ समझा जाता है। ये चौथी स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा चार्ली। देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके मोशंस को लेकर के ज्यादा आया हुआ है। ये स्टेटमेंट इसमें ज्यादातर कहां से है, मोशंस। मोशन माने प्रस्ताव। ये प्रस्ताव जो होते हैं
ये एक तो संसद के डेकोरम डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए ये कुछ ऐसे टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। कुछ मोशंस ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं इंडियन इनोवेशंस। ओके, अच्छा, ये मोशंस भी इंपॉर्टेंट है आपके पार्लियामेंट से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट है, करने हैं आपको। फिलहाल मैंने आपको 30 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करे हैं क्लास में, तो उम्मीद करता हूं आप इसको जो है एक बार रिवाइज कर लेंगे। कोई डाउट होगा तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं। अगली क्लास में मैं इन्हीं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आगे कैरी ऑन करूंगा और भी ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा सो दैट आपके उस टॉपिक पर कमांड अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन।